नमस्कार दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है मेरे YouTube चैनल पर। फ्रेंड्स, आप मेरे पिछले 6 महीने के वीडियोस उठाकर देख लें, चाहे मेरे इस नए चैनल पर हो या पुराने वाले चैनल पर। एक बात जो मैंने हर लोगों को कंसिस्टेंटली कहा है, जिन्होंने भी पूछा है कि RMG वापस आएगा या नहीं, मैंने स्पष्ट रूप से कहा है कि मैं एक टाइमलाइन तो नहीं दे सकता, लेकिन RMG फुल रेगुलेशन के साथ वापस जरूर आएगा। हालांकि मेन स्ट्रीम मीडिया में आज तक इस नैरेटिव को सपोर्ट करने वाला कहीं कोई मटेरियल दिखता नहीं था, लेकिन अब द हिंदू में एक लेख प्रकाशित हुआ है जो ओपनली इस बात को मान रहा है कि अगर यूजर्स को सेफ रखना है तो ऑनलाइन गेमिंग को रेगुलेट करना ही एकमात्र ऑप्शन है, उसे बैन करना नहीं। और यह अब मीडिया के नैरेटिव को चेंज करता दिखाई पड़ रहा है। द हिंदू के इस छपे आर्टिकल में क्या है और हिंदू में छपे होने का महत्व क्या है, इसे आज के इस पूरे वीडियो में समझेंगे। भारत में ऑनलाइन गेमिंग को लेकर बहस अब और तेज हो गई है। देश के प्रतिष्ठित समाचार पत्र द हिंदू में प्रकाशित एक रिपोर्ट में दावा किया गया है कि सिर्फ बैन लगाकर ऑनलाइन गेमिंग और बेटिंग की समस्या को खत्म नहीं किया जा सकता। रिपोर्ट का कहना है कि रेगुलेशन नॉट बैन्स कैन प्रोटेक्ट ऑनलाइन गेमर्स, यानी कि सख्त रेगुलेशन ही खिलाड़ियों और यूजर्स की सुरक्षा का बेहतर रास्ता हो सकता है। इस रिपोर्ट में प्रमोशन एंड रेगुलेशन ऑफ ऑनलाइन गेमिंग एक्ट 2025 का भी जिक्र किया गया है, जिसे लोगों को ऑनलाइन गैम्बलिंग और रियल मनी गेमिंग के खतरे से बचाने के उद्देश्य से लागू किया गया था। सरकार का मकसद था कि युवाओं और आम नागरिकों को आर्थिक नुकसान, मानसिक तनाव और ऑनलाइन फ्रॉड जैसी समस्याओं से सुरक्षित रखा जाए। लेकिन रिपोर्ट के अनुसार कानून लागू होने के बाद एक नया और चिंताजनक ट्रेंड सामने आया है। रिपोर्ट में बताया गया है कि जैसे जैसे भारत में रियल मनी गेमिंग प्लेटफॉर्म पर शक्ति बढ़ी, वैसे वैसे बड़ी संख्या में यूजर्स विदेशी ऑफशोर बेटिंग प्लेटफॉर्म्स की तरफ शिफ्ट होने लगे हैं। यानी कि लोग रेगुलेटेड इंडियन प्लेटफॉर्म्स छोड़कर उन वेबसाइट्स पर जाने लगे जो भारत के कानून और निगरानी से बाहर है। रिपोर्ट में कहा गया है कि यह स्थिति और ज्यादा खतरनाक साबित हो सकती है, क्योंकि ऐसे प्लेटफॉर्म्स पर न तो यूजर्स प्रोटेक्शन होता है और न ही इंडियन अथॉरिटीज की मजबूत पकड़। द हिंदू की इस रिपोर्ट में यह भी चिंता जताई गई है कि ऑफशोर प्लेटफॉर्म्स सिर्फ इलीगल बेटिंग तक सीमित नहीं है, बल्कि इनके जरिए मनी लॉन्ड्रिंग, इलीगल ट्रांजैक्शंस और टेरर फाइनेंसिंग जैसे जोखिम भी बढ़ सकते हैं। रिपोर्ट यह भी क्लेम करती है कि कई सर्वेज और शुरुआती स्टडीज में भी यह संकेत मिला है कि बैन के बाद ऑफशोर पार्टिसिपेशन तेजी से बढ़ा है और इसी वजह से अब गेमिंग इंडस्ट्री और कानून से जुड़े कई विशेषज्ञ यह कह रहे हैं कि भारत को ब्लैंकेट बैन की बजाय स्ट्रिक्ट रेगुलेशन मॉडल अपनाना चाहिए। यानी कंपनियों पर निगरानी हो, KYC अनिवार्य हो, स्पेंडिंग लिमिट्स तय हो, एज वेरिफिकेशन मजबूत हो और हर ट्रांजैक्शन को ट्रैक किया जाए। उनका मानना है कि अगर लीगल प्लेटफॉर्म्स को खत्म किया गया तो इलीगल फॉरेन नेटवर्क्स और ज्यादा मजबूत हो जाएंगे, जबकि सरकार के पास रेगुलेशन संबंधी साधन ऑलरेडी मौजूद हैं। सरकार की नई ऑनलाइन गेमिंग रूल्स 2026 में भी कई बड़े बदलाव किए गए हैं। इसके तहत एक ऑनलाइन गेमिंग अथॉरिटी ऑफ इंडिया बनाई गई है, जो इन प्लेटफॉर्म्स की निगरानी आसानी से कर सकती है, कंप्लेंट्स हैंडल कर सकती है और कंप्लायंस भी सुनिश्चित कर पाएगी। कुल मिलाकर अब भारत में सबसे बड़ा सवाल यही बन चुका है कि ऑनलाइन गेमिंग इंडस्ट्री को पूरी तरह दबाने की कोशिश की जाए या फिर उसे सख्त नियमों के तहत रेगुलेट किया जाए, क्योंकि इंटरनेट की दुनिया में किसी चीज पर पूर्ण प्रतिबंध लगाना आसान नहीं है और कई बार बैन का सबसे बड़ा फायदा इलीगल ऑफशोर ऑपरेटर्स उठा ले जाते हैं। बहरहाल, मैं आपको बता दूं कि द हिंदू में छपे इस लेख का महत्व सिर्फ ऑनलाइन गेमिंग तक सीमित नहीं है, बल्कि यह भारत की पूरी डिजिटल पॉलिसी, इंटरनेट रेगुलेशन और रियल मनी गेमिंग इंडस्ट्री के भविष्य को लेकर एक बड़ा संकेत माना जा सकता है। खास बात यह है कि यह लेख भारत के प्रतिष्ठित अखबार द हिंदू में प्रकाशित हुआ है, जिसे पॉलिसी मेकर्स, ब्यूरोक्रेट्स, लीगल एक्सपर्ट्स और इंटेलेक्चुअल सर्किल्स गंभीरता से पढ़ते हैं। इसलिए इस लेख को केवल एक ओपिनियन आर्टिकल नहीं, बल्कि एक पॉलिसी डिस्कोर्स के रूप में भी देखा जा रहा है।
इस लेख का पहला बड़ा महत्व यह है कि इसमें पहली बार खुलकर यह स्वीकार किया गया है कि सिर्फ बैन लगाना समाधान नहीं हो सकता। लंबे समय से भारत में ऑनलाइन गेमिंग और रियल मनी गेमिंग को अक्सर सिर्फ गैम्बलिंग के नजरिए से देखा जाता रहा है, लेकिन इस लेख में यह तर्क दिया गया कि अगर लीगल इंडियन प्लेटफॉर्म्स पर अत्यधिक दबाव बनाया जाएगा तो यूजर्स इलीगल ऑफशोर वेबसाइट की तरफ चले जाएंगे। इसका मतलब यह हुआ कि सरकार जिस चीज को रोकना चाहती है वही चीज और ज्यादा अनियंत्रित रूप से बढ़ सकती है। इस लेख का दूसरा बड़ा महत्व यह है कि यह नैरेटिव बदलने की कोशिश करता दिखाई देता है। अब तक सार्वजनिक चर्चा में अक्सर यह कहा जाता था कि गेमिंग एप्स युवाओं को बर्बाद कर रहे हैं, लेकिन इस लेख में फोकस इस बात पर है कि बिना रेगुलेशन के बैन का उल्टा नुकसान हो रहा है। यानी कि चर्चा गेमिंग गुड और बैड से हटकर हाउ टू रेगुलेट गेमिंग सेफली की तरफ जाता दिख रहा है। तीसरा महत्वपूर्ण पहलू आर्थिक और रणनीतिक है। भारत की गेमिंग इंडस्ट्री तेजी से बढ़ रही है। ई स्पोर्ट्स, स्किल गेमिंग, स्ट्रीमिंग और डिजिटल इंटरटेनमेंट करोड़ों डॉलर की इकोनॉमी बन चुके हैं। अगर भारत ओवर रिस्ट्रिक्टिव पॉलिसी अपनाता है, खास करके आरएमजी के संबंध में, तो इसका फायदा विदेशी ऑपरेटर्स उठा ले जाएंगे। और यह लेख इसी खतरे की तरफ इशारा करता है कि इंडियन यूजर्स फॉरेन बेटिंग इकोसिस्टम में शिफ्ट हो सकते हैं, जहां इंडियन लॉस और टैक्सेशन दोनों कमजोर पड़ जाते हैं। इतना ही नहीं, इस लेख का एक हिडन सिग्निफिकेंस भी है। यह इनडायरेक्टली यह संदेश देता है कि भारत में रियल मनी गेमिंग को पूरी तरह क्रिमिनलाइज करने की रणनीति शायद प्रैक्टिकल नहीं है। सरकार को कंट्रोल्ड लेजिस्लेशन, केवाईसी, ट्रांजैक्शन मॉनिटरिंग, स्पेंडिंग लिमिट्स और रीजनेबल गेमिंग जैसे मॉडल्स पर ही विचार करना पड़ेगा। राजनीतिक दृष्टि से भी यह महत्वपूर्ण है क्योंकि भारत में अभी तक कोई बड़ा नैरेटिव ओपनली रियल मनी गेमिंग के समर्थन में नहीं दिखता था, जो पहली बार इस आर्टिकल के द्वारा दिख रहा है। और जब मेन स्ट्रीम इंटेलेक्चुअल मीडिया में रेगुलेशन आधारित अप्रोच की बात होती है तो यह इंडस्ट्री के लिए परसेप्शन शिफ्ट की शुरुआत भी मानी जा सकती है। कुल मिलाकर इस लेख का महत्व सिर्फ एक न्यूज आर्टिकल होने में नहीं है, बल्कि इस बात में है कि यह भारत में ऑनलाइन गेमिंग डिबेट को बैन बनाम रेगुलेशन के नए मोड़ पर ले जाता दिखाई दे रहा है। आपका इस संबंध में क्या राय है, कमेंट करके मुझे जरूर बताएं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।